उसमें एक फ्री सेक्शन भी है। और उसके बाद रजिस्टर्ड बच्चों को सारा कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्विजेस भी वहीं पे मिलेंगे, और जो क्लास पे हम लेंगे उसका रिकॉर्डेड सेक्शन भी वहीं पर मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई कि हम कंप्यूटर पे क्या सीखने आए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने आए हैं, या हम यूँ कहें कि हम कोडिंग सीखने आए हैं एक तरह से, हाउ टू राइट कोड, हाउ टू डेवलप एनी एप्लीकेशन। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें कंप्यूटर का, ये कोडिंग की बात करें या लैंग्वेजेस की बात करें, तो सबसे पहले हमको यही देखना है व्हाट इज़ द लैंग्वेज एंड व्हाई वी आर हेयर टू लर्न एनी लैंग्वेज। ऐसा क्या है भाई कि हम लैंग्वेज सीखें? क्या हम बिना लैंग्वेज सीखे कुछ काम नहीं कर पाते सिस्टम पे? पहले तो इसी पे डिस्कशन करते हैं। तो अभी आप सिस्टम पे कुछ ना कुछ तो काम करते हैं भाई, तो क्या कहीं भी ऐसा लगा कि सी आएगा तो काम कर पाएंगे? ऐसा भी आपको कहीं भी नहीं लगा, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं एप्लीकेशन पर। अभी हम किस पर काम कर रहे हैं भाई? एप्लीकेशन पर। तो वाइल वर्किंग विथ एप्लीकेशन वी डोंट नीड मच नॉलेज ऑफ एनी बैक एंड टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पर हमें मिलता है यूआई, यूज़र इंटरफेस, एंड बाय यूजिंग द यूआई वी कैन सिंपली यूज द माउस एंड अदर इंटरेक्टिव टूल्स टू इंटरेक्ट विथ। गेम खेलना तो कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है हमको, हमें कोई फाइल बनानी तो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर द एप्लीकेशंस। ये सब क्या है? एप्लीकेशन। लेकिन बात वहाँ पर आती है जब आप एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना चाहते हैं, आपको कोई वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट बनी बनाई नहीं मिलेगी कभी आपको। आपका अगर कोई चाय कॉफ़ी की दुकान है तो आपको अपने हिसाब से वेबसाइट डेवलप करानी होगी। अगर आप और कोई बिजनेस करते हैं तो उसका ऐप, उसका एप्लीकेशन आपको खुद डेवलप करना होगा। तो जहाँ पर बात आएगी कस्टमाइजेशन की, वर्ड ध्यान से सुनना, जहाँ पर बात आएगी किसकी? कस्टमाइजेशन की। एक तो हो गया आपके पास एप्लीकेशन, एक बात तो क्या हो गई? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है भाई? एप्लीकेशन कोई भी टूल जो ऑलरेडी बिल्ट होकर हमारे पास मिल चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन इज़ अ प्री डिफाइंड टूल, जिसको मैंने नहीं बनाया है। सो इट्स अ सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर इज नोन एज एप्लीकेशन, एंड इट हैज़ द प्री डिफाइंड सेट ऑफ टूल्स एंड वी कैन ओनली यूज दैट टूल्स टू डू समथिंग। क्या हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा टूल ऐड कर सकते हैं? भाई मेरे पास नोट पैड है, मैंने कहा यार इस पर सर होम इंसर्ट टैब तो दिख रहा है, बट आई नीड सम मोर टैब हियर, तो मैं उसमें नया टैब ऐड नहीं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ क्या? नहीं। सो वी कैन नॉट मेक कस्टमाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन। अपने डेटा का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, फाइल का कर सकते हैं, फाइल पे मुझे कलर बदलनी कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो एप्लीकेशन पर है ऑप्शन, बट हम उस एप्लीकेशन को कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो जब बात आएगी कस्टमाइजेशन की, मुझे कोई भी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर बनाना है, कस्टमाइज करना है। लाइव वाले स्टूडेंट एक बार कंफर्म करो, मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? एक बार आप कंफर्म करो कोई बच्चे, ठीक है। तो जब बात आएगी कस्टमाइज करने की, तब हमें बात होगी किसकी? लैंग्वेज की, क्योंकि हमें डेवलप करना होगा। जब हमारी बात होगी डेवलप समथिंग न्यू, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है भाई, ऐप का डेवलपमेंट और वेबसाइट का डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो व्हेन वी वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, तब हमें बात किसकी करनी होगी? लैंग्वेज की। देन व्हेन वी वांट टू मेक द ऑटोमेटेड सिस्टम, या फिर हम ये कह सकते हैं अप्लाई, अप्लाई ऑटोमेशन, ऑटोमेशन अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू कोई रूल्स, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, किसी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ऑटोमेशन अप्लाई करना है। देन हमें ज़रूरत पड़ेगी लैंग्वेज की। अगर हम किसी भी एल्गोरिथम को अप्लाई करना चाहते हैं, आपने कोई रिसर्च की, आपने कोई रिसर्च की और आपको लगा कि रिसर्च से ये निष्कर्ष निकला है, आपने कोई एल्गोरिथम बनाई है, अब आपको लगता है इसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए ताकि दूसरे व्यक्ति उस एल्गोरिथम को यूज़ करके सक्सेस पा लें। देखिए, दो तरह की एल्गोरिथम होती हैं, एक तो मैथमेटिक्स में बनी होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रिसर्च करते हैं लोग और उस पर कोई बंदा उस एप्लीकेशन को करता है, लिख लिख के, और किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। एक ऐसे एल्गोरिथम होती हैं जैसे आपको किसी डिसीज़ का पता लगाना है, तो आपने लिखा भाई इसमें ऐसा ऐसा ऐसा, इस पैमाने पे अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं शरीर में, तो संभावना है कि इस तरह का डिसीज़ आपके अंदर आ रहा है। तो आप चाहते हैं इसके लिए कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन बना दें, इसमें यूज़र अपना वेट, हाइट, कलर, फूड सब कुछ डालेगा, प्रॉब्लम डालेगा, और हमारा कंप्यूटर जनरेट करके बताएगा कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल इसको बहुत सारा डेटा एनालिसिस के ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, इसी को हम कहते हैं डेटा एनालिसिस करना। डेटा एनालिसिस करना है, और तो डेटा एनालिसिस करने की बात हो गई, डीप लर्निंग की बात हो गई, प्रोग्रामिंग की बात हो गई, इन सभी जगह पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो एक निष्कर्ष निकल के आया हमारे सामने, व्हेन वी वांट टू डेवलप समथिंग न्यू, देन वी
कैन डू विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी बना है, बट किस पर बना है भाई? लैंग्वेज पर बना है। तो whenever we want to put the instruction to computer, when we want to give the instruction directly to the computer, then we need language। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। लैंग्वेज क्या है भाई? इट्स अ वे ऑफ डायरेक्टिंग द कंप्यूटर टू डू समथिंग। और एप्लीकेशन क्या हुआ? इट्स ऑल्सो वे ऑफ डायरेक्टिंग कंप्यूटर बट इन अ प्री डिफाइंड वे। सिर्फ वही चीज़ें हो पाएंगी जो वहाँ पर बनी हुई हैं, और लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं? नया इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो लैंग्वेज ऑलवेज विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कमांड। देखिए, हर एक सिस्टम पर एक सीएमडी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और यहाँ पर अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो सीएमडी लिखकर, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन लिखने का एक तरीका देता है विंडोज़, कि आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं सिस्टम को कि आपको ये करना है। क्या लिखकर? टाइप करके। समझ रहे हो? क्या लिखकर? टाइप करके आप दे सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि भाई मेरा सिस्टम गूगल से कनेक्ट हो सकता नहीं हो सकता, तो मैंने लिखा ping google.com। पिंग इज अ कमांड, इट्स अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स। जब भी हम लैंग्वेज सीखेंगे, मुझे बहुत सारी क्या सीखनी होगी? कमांड। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं, उसमें वर्ब्स होती हैं, किस वर्ब का मतलब ये है। तो जब हम कमांड सीखते हैं, तो देयर आर सम कमांड दैट विच मीनिंग्स इज फिक्स्ड, उस मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। दैट वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड। अब हम कहें कि भाई आई एम कमिंग, तो इसका मतलब मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब ये जा रहा हूँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमिंग इज फिक्स्ड फॉर द इनकमिंग। मैं कहूँ मुझे जाना, तो मैं कम नहीं कह सकता, मुझे गो कहना पड़ेगा। तो दे आर रिजर्व वर्ड्स, द मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। ये क्या कहलाते हैं? रिजर्व वर्ड। तो कोई भी लैंग्वेज हम सीखेंगे, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनका मतलब फिक्स्ड होगा, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनका मतलब फिक्स्ड नहीं होगा। राम इज कमिंग और मोहन इज कमिंग, ये तो फिक्स नहीं है ना। ये तो राम कहूंगा, ये मोहन, ये डिपेंड करता है। दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। ये सब चीज़ें बताऊंगा आगे, मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी आप सिस्टम पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं और कुछ यूज होते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इज एम आर फिक्स्ड है, बट किसके साथ लगाना वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो उसी तरह से लैंग्वेज हमें टूल्स देती हैं। एक तो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैंने एक पिंग कमांड चलाई और मैंने गूगल से सर्च करके देखा। अब यही एप्लीकेशन में चलाते तो मैं ब्राउज़र ओपन करता, www.google टाइप करता, इंटर प्रेस करता। अगर चल जाती साइट तो हम मान लेते इंटरनेट चल रहा है, और नहीं चलती तो हम क्या मान लेते? इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है, ये हमें पता नहीं चलता। यहाँ से हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो कनेक्शन है कहाँ कहाँ से होते हुए जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है। गूगल देखो यहाँ पर है 20148680040008 समथिंग, ये दिस इज़ द URL ऑफ गूगल। हम तक पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि इंस्ट्रक्शन से हम ईजिली कर सकते हैं अगर हमें आता है। और अगर हम एप्लीकेशन पे बैठे रहेंगे, तो एप्लीकेशन जब हमारे अकॉर्डिंग कोई बना के देगा तभी तो काम कर पाएंगे। तो यूजिंग द लैंग्वेज वी कैन इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें रिटर्न आपको मिल जाएंगी PDF, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन इंस्ट्रक्ट और डायरेक्ट द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्ट और डायरेक्ट द कंप्यूटर टू डू समथिंग। And direct the computer to do something. Just a minute. We open computer to do some action. It is the way of making automated procedure of doing any operation। अब यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब सीरीज ऑफ वर्क। कोई भी आप सीरीज ऑफ वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं ऑटोमेटेड वे में, कि आपने एक बार स्टार्ट किया और वो चीज़ें चलती रहें, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंस्ट्रक्शन लिखना होगा। और इंस्ट्रक्शन के लिए भी क्या चाहिए? हमें लैंग्वेज चाहिए। आपने ATM मशीन देखी है? ATM मशीन, अब ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है, समझिए बात को। ऑटोमेटिक का मतलब है स्वचालित। तो ऑटोमेटिक का मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप रोबोट है काम करेगा। स्वचालित का मतलब होता है कि वंस यू स्टार्ट द ऑपरेशन देन द फर्दर स्टेप विल बी कंप्लीटेड ऑटोमेटिकली। मैंने ATM पे गया, मैंने कार्ड लगाया। अब कार्ड लगाने के बाद वो खुद इनिशियलाइज करेगा, पूछेगा आपसे कि बताइए आपको विड्रॉ करना है या फिर आपको कैश जमा करना। फिर आपने कहा भाई विड्रॉ, फिर पूछेगा अपना पिन डालो, फिर कहेगा अपना इसमें
अमाउंट डालिए कितना निकालना है, देन उसके बाद खुद ही कैलकुलेट करेगा और फिर आपको निकाल के देगा। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट आपने करी है, उस प्रोसेस को इनिशियलाइज करना, देन उसको स्टॉप तक ले जाना, ये सारा काम किसका, ये कहलाएगा ऑटोमेटेड प्रोसीजर। तो इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रोसीजर ऑफ डूइंग ऑपरेशन। कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक चीज़ और बता दूं भाई, एनी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग, कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। क्या क्या हो सकता है भाई, मैनी थिंग्स या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। और ये ध्यान से देखिए, ये सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, सी पढ़ें, सी प्लस प्लस पढ़ें, जावा पढ़ें। कुछ एलिमेंट्स के नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए किसी भी लैंग्वेज में कुछ क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। कुछ क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे। किसी भी लैंग्वेज में कुछ ऑपरेटर्स होंगे। देन किसी भी लैंग्वेज में कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था भाई आपका नाम राम है, किसी का नाम मोहन हो सकता है, तो दीज आर द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स होते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में तो कीवर्ड हुए, ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, एंड देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। ये जो थोड़ा मैम को दे दो बेटा, बोलो सब बात कर लें इस लड़की से, उसका फ़ोन आ रहा है, बोल देना क्लास रहने दो, कट तो गया फ़ोन, रख दो बेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है यहाँ पर डेटा को रखने का एक तरीका। हर लैंग्वेज का अपना अलग है। डेटा हैंडलिंग भी बोल सकते हैं इसको, या डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हैं, सो ऑन। तो किसी भी लैंग्वेज में इतनी चीज़ें होती हैं। वो आपको कुछ कीवर्ड से कमांड देगा, कुछ आपको ऑपरेशन देगा। एक मिनट भाई, जस्ट एक इम्पॉर्टेंट, बच्चा परेशान है। नम्रता मैडम थोड़ा बात करिए इससे, क्या पूछ रही बच्ची, बोलिए। क्लास स्टार्ट है, ऑनलाइन चल रही है। So keywords, operator, identifier, control statement, data structure, these are the basic element of any language। कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे हमें पढ़ना यही पड़ेगा। अब कीवर्ड सबके अलग होंगे, ऑपरेटर्स में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, आइडेंटिफायर क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है किस काम को करना है या किस काम को नहीं कराना है, कंडीशन लगाना, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। डेटा स्ट्रक्चर कहता है हाउ टू परफॉर्म डेटा या हाउ टू स्टोर डेटा, वो क्या कहलाएगा, डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। और फिर फाइल फोल्डर हैंडलिंग होती है। ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स की, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट है क्योंकि थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, देन फिर आगे बात करेंगे, सी की बात करेंगे, सी प्लस प्लस की बात करेंगे, जो भी टॉपिक में सबकी बात करेंगे। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरीज और 4 टाइप्स। किसी को कोई आइडिया है कितने कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज नोन एज मशीनी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज दैट मीन्स द लैंग्वेज वेयर वी हैव टू राइट द बाइनरी कोड। जब भी आपको डेटा बाइनरी में लिखना हो तो देन इट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज असेंबली लैंग्वेज। थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज, and last one is fourth generation language। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। वैसे देखा जाए तो 1GL बोलते हैं मशीन को, असेंबली को 2GL, हाई लेवल को 3GL, और जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या 4GL। मशीन, असेंबली, हाई लेवल एंड 4GL, दीज आर 4 बेसिक कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मशीन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में सब कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर मशीन में ऐसी लैंग्वेजेज आती हैं वेयर वी हैव टू यूज़ द बाइनरी कोड फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। एक वर्ड और आ गया, देखिए भाई, अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक वर्ड आ गया प्रोग्राम। एक वर्ड
एक वर्ड था लैंग्वेज और एक वर्ड है प्रोग्राम। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? लैंग्वेज और प्रोग्राम में क्या कोई डिफरेंस है? एक ही चीज़ है? कुछ आइडिया आप बता सकते हैं? हाँ, प्रोग्राम इज अ प्रोडक्ट ऑफ लैंग्वेज। प्रोग्राम इज अ प्रोडक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज से हम क्या डेवलप करते हैं? प्रोग्राम डेवलप करते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द लैंग्वेज एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। मैंने 4 कमांड लिख दी। जब 4 कमांड इकट्ठे लिख देंगे हम, तो क्या बन जाएगा? वो प्रोग्राम बन जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स बोथ आर सिमिलर थिंग्स एंड बोथ आर ग्रुप्ड इनसाइड द कोडिंग ग्रुप। इसको हम कह सकते हैं कोडिंग। हम क्या कर रहे हैं? कोडिंग। तो होता क्या है, कोई भी लैंग्वेज में हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, एंड इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन से कोई काम नहीं होता। हम सोचते हैं एक लाइन के इंस्ट्रक्शन से हम वेबसाइट बना देंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं, हज़ारों लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो जब ये 1000 लाइन लिखेंगे तो उनको किसी एक फाइल में सेव करना पड़ेगा, एंड दैट फाइल इज नोन एज सोर्स फाइल, और सोर्स प्रोग्राम कहते हैं उसको। तो बाइनरी कोड इज यूज्ड फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम यहाँ पर इसको स्लैश करके इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं। एक चीज़ तो क्लियर होगी भाई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन मशीनी लैंग्वेज में लिखने के लिए हमें कौन से कोड यूज़ करने पड़ते थे? बाइनरी। बाइनरी आर बिल्ट अपॉन 0 एंड 1। सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, कौन से? 0 एंड 1। बिल्ट अपॉन 0 एंड 1। सो एग्जाम्पल, अगर मान चलो मुझे 5 लिखना होता है, या 5 का कोड, तो मुझे 5 का बाइनरी लिखना पड़ता है, जो भी 5 का बाइनरी होता। अब 5 का बाइनरी देखा जाए तो 101 होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी कैलकुलेट करना नहीं बता रहा हूँ। अगर हम 9 की बाइनरी की बात करें तो 9 का बाइनरी होता है 1001। ये बाइनरी हैं। तो भाई अब देखो यहाँ समस्या क्या आई और फ़ायदा क्या हुआ। हर एक लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ प्रोस थे, कुछ ना कुछ कॉन्स थे। अच्छी बात ये थी कि जैसे आपको हिंदी आती, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टूड ईच अदर। इंग्लिश आते, इंग्लिश पे बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई टीचर बुलाऊंगा जापान का, चाइनीज़ का, रशियन का, कुछ भी बोल के चला जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम हो गई। अब क्या दिक्कत है भाई? कंप्यूटर तो कंप्यूटर, अब मुझे तो उसी लैंग्वेज करना है भाई। तो या तो आप रशियन सीख के आएँ, तब आप समझ पाएंगे। और अगर आप रशियन नहीं सीखते तो फिर एक व्यक्ति बीच में रखें जिसको आती हो हिंदी भी और रशिया भी। रशिया को हिंदी में करके बताएगा और हिंदी को रशिया में करके बताएगा। ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम जो लोग काम करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, सी की बात करें, C++ की बात करें, वहाँ पर एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जिसको हम कंपाइलर कहते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में कोड लिखते हैं और इंग्लिश तो कंप्यूटर समझता नहीं है, because computer does not understand English directly. So for this purpose the code will be translated to the binary, and this task is completed by the help of compiler or interpreter or any translator. But in case of binary, in case of machine language, there is no need of compiler or no need of interpreter, क्योंकि हम तो उसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जिससे कौन समझ रहा है? कंप्यूटर समझ रहा है। तो वेरी फास्ट होती थी। तो इसका एडवांटेज ये कि वेरी फास्ट थी। लेकिन क्यों फास्ट थी वो मैंने समझाया आपको। क्यों फास्ट थी भाई? क्योंकि उसमें कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट उसका ड्रॉबैक ये था कि प्रोग्राम को लिखने में बहुत टाइम चला जाता था। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट था, लेकिन प्रोग्राम का डेवलपमेंट बहुत स्लो था। समझ रहे हो? अगर मुझे यहाँ कोई कोड 10 एक कैरेक्टर का, उसके लिए मुझे 20 कैरेक्टर लिखने पड़े तो सिंपल सी बात है, उसका जो एग्जीक्यूशन है क्या हो जाएगा, सॉरी, उसका जो डेवलपमेंट है क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। सो प्रॉब्लम ये थी कि नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर और कंपाइलर, और इसी को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। समझते जाइएगा भाई, इंटरप्रेटर कंपाइलर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम को समझाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर हमने एप्लीकेशन की बात की थी। एप्लीकेशन 3 तरह के हैं। ये जो एप्लीकेशन की हमने बात की थी कि भाई आपके पास एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन बेसिकली 3 कैटेगरी के होते हैं। समझना, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर सीख तो कोई भी लेता है, सीख तो अपन कहीं से भी लेंगे। तो एक होता हमारे पास सिस्टम एप्लीकेशन। एक कौन से एप्लीकेशन होते हैं? सिस्टम एप्लीकेशन। एक होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप बता रहे हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सुना है आप लोगों ने? एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा जो, वो कौन सा कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारे डेटा पर काम करता है वो एप्लीकेशन है। एम एस वर्ड सुना है आप लोगों ने? ये जो इसमें पढ़ा रहे वर्ड ही है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। अगर इसकी बात करें तो विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड आपने सुना हुआ है, एंड्रॉयड भी आपके मोबाइल को चलाता है भाई। आपका मोबाइल, उसे ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? एंड्रॉयड। या मोबाइल पे जो अदर एप्लीकेशन डाले उनको चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए, उसको इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, मोबाइल का थीम बदलना है, या उसमें डेट टाइम चेंज करना है, रिंगटोन बदलनी है, तो कोई तो सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, आप गेम प्लेयर में जाके तो रिंगटोन नहीं बदल पाएंगे। तो ये जो सिस्टम होगा हार्डवेयर के लिए, ये कौन सा कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बता तीसरा ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन दोनों में से डायरेक्टली कोई काम नहीं करता। क्या काम करेगा भाई? ये करेगा सर्विसेज एंड सपोर्ट, सर्विसेज एंड सपोर्ट। सर्विसेज एंड सपोर्ट का काम करता है कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं भाई सर्विसेज एंड सपोर्ट क्या है। आपने सुना है एंटीवायरस? अब एंटीवायरस ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या उसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा? चलेगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं हुआ। या उसके बिना हम एम एस वर्ड नहीं चला पाएंगे, ऐसा भी तो नहीं है भाई। तो ये क्या कहलाया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या हुआ? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जितने भी आपके रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं, रिकवरी, आपका डिस्क क्रैश हो गया, आपको डेटा निकालना है तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए। या जितने भी ट्रांसलेटर होंगे, मैंने क्यों इस वर्ड को यहाँ पे वापस पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया था ट्रांसलेटर और कंपाइलर। तो ट्रांसलेटर और कंपाइलर ज़रूरत है बीच में, ट्रांसलेट करके दे देगा और उसका काम फिनिश हो जाएगा। सो ऑल दीज आर कम इनसाइड विच कैटेगरी? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो कि सर्विस देंगे और उसके बाद उनका टास्क फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो या तो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को या फिर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एनी ऑफ देम दे प्रोवाइड द सर्विसेज और दे इन्हेंस देयर वर्क। उनके वर्क को क्या करेंगे? इन्हेंस कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। ये काम किसका है? यूटिलिटी का। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमें यूटिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, हम भी बिना यूटिलिटी का काम नहीं कर सकते हैं। अब आपको लिखना तो यूटिलिटी है, पेन, आपके पास कला तो है लिखने की, बट लिखेंगे किससे? कोई ना कोई तो यूटिलिटी चाहिए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जैसे कि अपन कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, अलग से इंस्टॉल करते हैं, तो यूटिलिटी में आएगा? नहीं, ऐप अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐप तो एप्लीकेशन, उसका नाम ही ऐप इसीलिए है, दिस इज द एप्लीकेशन। वो क्या है? एप्लीकेशन। लेकिन अगर मान के चलो हमने कुछ ऐसा इंस्टॉल किया जिससे हम, हमारा जो डेटा लॉस हो गया उसको रिकवर कर पाएँ, कोई हम पासवर्ड भूल गए, उस पासवर्ड को रिकवर करके दे दे, तो ये क्या कहलाएगा? यूटिलिटी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? यूटिलिटी। तो नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर, कंपाइल, इंटरप्रेटर। और कोई पूछ ले भाई ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर किस तरह के सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या कहेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वेरी फास्ट, काफ़ी फास्ट होती थी, वेरी फास्ट। समझ में आ गया भाई क्यों फास्ट है? इसीलिए क्योंकि ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इन लैंग्वेजेस में। बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था, डेवलपमेंट स्लो था। डेवलपमेंट स्लो था, या इसको स्लो डेवलपमेंट कह सकते हैं। अगर आप एक एप्लीकेशन ये लिखने जा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर लिखने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी टाइम लग जा रहा है। तो स्लो डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। एंड दूसरा क्या था? डिफ़िकल्ट। एंड तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये वाला तीसरा वर्ड आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल बच्चे हैं आप लोग, आपको इस वर्ड को समझना ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसका क्या मतलब समझिएगा। स्लो डेवलपमेंट समझ में आ गया कि आपको कोड बहुत सारा लिखना पड़ता है। डिफ़िकल्ट, सीखने में कठिन है, ये भी समझ में आ गया। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये वर्ड समझिएगा। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और एक होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो हर प्रोग्रामर को पता होनी ही चाहिए।
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब जैसे ने जैकेट पहनी हुई है, क्या जैकेट मैं 2 साल के बच्चों को पहना दूंगा? नहीं, ये इनके हिसाब से बनी है, इन्हीं को सूट करेगी, या इनकी बॉडी का जो शेप होगा उस बॉडी को सूट करेगी, बाकी को नहीं। अगर आप स्लीपर लेने जाते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर तक की आती है। ये सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर हार्डवेयर को इससे साइज और शेप को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, उसी के लिए सूट करेगा, बाकी के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हमने कोई प्रोग्राम एक मशीन पे लिखा है और वो केवल उसी मशीन के लिए काम करेगा, दूसरे मशीन पे काम ही ना करे, तो हम इसे क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, वो रीयूज नहीं हो पाएगा। कोई भी अगर प्रोग्राम रीयूज नहीं हो सकता है तो क्या कहेंगे उसे हम? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मैंने एक गॉगल्स लगे, मेरे एक ये चश्मा लगाया हुआ, आपने लगाया, सबका पावर अलग है, मेरा तुमको नहीं लगेगा, तुम्हारा मुझे नहीं लगेगा। क्यों भाई? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। उस मशीन को ध्यान में रखकर, उसकी कमियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन अगर मैं कहीं ऑटो एडजस्टेड, भाई एक चश्मा लिया है मैं और मैंने कहा तुम लगाओ, तुम्हारे पावर के हिसाब से एडजस्ट होगा, और मैंने लगाया तो मेरे पावर के हिसाब से एडजस्ट होगा, तो ये बन गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसे यूज कर रहा है, अपने आप को चेंज कर पाता है। तो समझना, अगर मेरे पास कोई मशीन है 8 बिट की, अब टेक्निकल टर्म में समझाता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बात किया। इफ एनी मशीन इज एन 8 बिट मशीन, 8 बिट का मतलब ये हो गया कि भाई एक इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए कम से कम 8 बिट चाहिए। कितने बिट चाहिए? 8 बिट चाहिए। तो अगर 8 बिट मशीन है और मैंने लिखा 5, तो 5 का कोड तो भाई 101 हुआ, लेकिन 8 बिट की मशीन में क्या बना? 00000101 हो गया 8 बिट। गिनो जरा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बिट का कोड। तो इस मशीन पे अगर मैं कोई 5 लिखूँ, 6 लिखूँ, तो कितने बिट में रखना पड़ेगा? 8 बिट। अब अगर हमारे पास 16 बिट की मशीन हो गई, 16 बिट की कोई मशीन होगी और उस 16 बिट की कोड में मुझे 5 को अगर लिखना होगा, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 16 बिट में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी कोड को मुझे इस तरह से लिखना पड़ा। अब सपोज करो कि अगर मैंने 16 बिट की मशीन में लिखा गया कोड उस 8 बिट वाले पे चला दिया, तो इसको कितने डेटा मानेगा? 2 डेटा मानेगा। 8 8 का अलग अलग करेगा, वो बोलेगा 8 बिट का 1 डेटा हुआ, 8 बिट का दूसरा डेटा हुआ, तो कितना डेटा उसको मिला? 2 डेटा। तो पूरा आउटपुट ही बदल गया, पूरा आउटपुट बदल गया। और अगर मान के चलो ये 2 डेटा होता, 5 और 1 होता 8 बिट में, और उसको वो 16 बिट में भेज देता, तो दोनों को मिलाकर एक कर देता। 5 और 1 को 15 कर देता, या 51 करता, तो भी गड़बड़ हो जाता। तो ये प्रॉब्लम हो गई किसके साथ? हार्डवेयर डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज के साथ। और 2 लैंग्वेज ऐसी हैं, मशीन लैंग्वेज भी ऐसी है और असेंबली लैंग्वेज भी ऐसी ही है। दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जिस भी हार्डवेयर पे लिखी जाती हैं उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखी जाती हैं। सो दैट्स वाई बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम वी हैव द बेसिक और फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन। तो मुझे पूरा नॉलेज होगा तो ही मैं प्रोग्राम में एक कलम चला सकता हूँ, नहीं तो मैं एक लाइन भी नहीं लिख सकता जब तक मुझे ये पता ना हो कि सिस्टम कैसे काम करता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ विच लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये रटना नहीं है, ना ही हमारे कोर्स का पार्ट है, बट ये ज़रूरी है समझने के लिए, चीज़ों को बेहद ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों एनालाइज कर पाएँ। देन बात आई असेंबली, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली का मतलब ये होता है मिक्सिंग। ठीक है, जिस पे हम 2 3 चीज़ें इकट्ठा मिक्स करके डिफरेंट चीज़ों को साथ में चला दें, उसे हम क्या कहते हैं? असेंबली। ठीक है, असेंबली क्या कहते हैं? जहाँ पे हम ग्रुप करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइनरी कोड प्लस इंग्लिश वर्ड। क्या हो गया भाई? मिक्सचर ऑफ बाइनरी कोड एंड इंग्लिश वर्ड। इंस्ट्रक्शन को मिक्स करके एक लैंग्वेज बनाई गई ताकि प्रोग्रामर को आसानी हो। बाइनरी लैंग्वेज आई तो प्रॉब्लम ये हो कि प्रोग्रामर दूर भागने लगे, उन्होंने कहा ये बहुत कठिन है। नए नए, जैसे तुम लोग इंटरेस्ट आता भाई सीख लेते हैं, कोई पता है कि हम सीख पाएंगे। अगर ये होता हम कहते नहीं भाई जाओ पहले पीएचडी करके आओ फिर हम सिखाएंगे, तो कोई आएगा मेरे पास? वही आएगा जिसको पीएचडी करना ही है। तो डेवलपर्स की कमी थी, तो उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको डेवलप कर पाएँ। तो कौन सी लैंग्वेज बनाई? असेंबली। तो असेंबली लैंग्वेज में मिक्सचर हो गया ऑफ कमांड
and binary number. Commands are known as mnemonics. ये कुछ वर्ड हैं जिनको बिल्कुल याद रखना है. निमोनिक्स में एम साइलेंट है. निमोनिक्स जो कमांड्स थे, कमांड्स को निमोनिक्स कहते थे. निमोनिक्स, ठीक है, एम नहीं पढ़ते, एन से पढ़ते हैं. निमोनिक्स वर्ड याद करिए. असेंबली लैंग्वेज की कमांड्स को हम कमांड नहीं कहते थे. क्या कह रहे थे हम? निमोनिक्स कहते थे. तो निमोनिक्स वो जो वर्ड आ गए बीच में उनको निमोनिक्स कहा गया. लाइक यहाँ पर लिख दिया हमने ऐड 101 एंड 111. तो ये ऐड है, ये क्या बन गया? निमोनिक्स. बाकी डेटा तो है ही, बाकी डेटा तो रहेंगे ही. दूसरा इसमें क्या इंस्ट्रक्शन, क्या चीज़ लाई गई वो भी समझिए. इन प्लेस ऑफ डेटा, या हम ये कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट and we have to use the name of registers for reading and writing the data. अब रजिस्टर क्या भाई? रजिस्टर सिस्टम पे होते हैं. रीडिंग एंड राइटिंग डेटा. आपको 5 और 10 ऐड करना है तो पहले 5 कहीं तो रखना होगा सिस्टम पे. भाई आपको पानी भी पीना है तो गिलास में रख के पीते हो ना, हवा से तो नहीं ले लेते हैं. तो वही चीज़ होती है, अगर डेटा एक्सेस कराना है कंप्यूटर में, अगर मैं फाइल बना रहा हूँ ये, तो अभी ये रैम में है, अभी हम रजिस्टर को कोई रोल नहीं है. बैकएंड में रजिस्टर काम करता है, लेकिन फ्रंट में हमें याद नहीं रखना पड़ता यार मैं किस रजिस्टर में जाके इस फाइल को ओपन करूँ. तो अब यहाँ असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर हुआ करते हैं सिस्टम पे. अक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोग्राम रजिस्टर, स्टैक काउंटर, बहुत सारे करीब 15-16 तरह के रजिस्टर हैं. सबके काम अलग अलग हैं. कंप्यूटर यूज़ करता है उनको ये पता लगाने के लिए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी लाइन में लगा हुआ है, इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन चलना है. आप देखते हैं कि एक साथ कई सारे आप देखो प्रिंट कर देते हैं हम, और 4 प्रिंट कमांड चले गए, तो जिसने पहले किया होगा उसका निकलेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरे वाले के निकलने लगे. कभी जाओ शॉप में तो इसी तरह से करता, लगातार वो प्रिंटिंग होती रहती. तो ये जो रिकॉर्ड है कहीं तो रिकॉर्ड करके रखता होगा वो मेमोरी पे. तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जहाँ पर डेटा को होल्ड करके रखता है, वो किसके थ्रू बनी होती है? रजिस्टर के थ्रू. ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं वो रजिस्टर के थ्रू बनी होती है, और रजिस्टर अपने आप में फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर. जो बी वाले बच्चे हैं उन्हें सुना होगा, अगर टेक्निकल हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कभी ना कभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा तो उसमें समझ में आएगा. तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, और रजिस्टर के अंदर हम क्या यूज़ रख सकते हैं? डेटा रख सकते हैं, और रजिस्टर बहुत सारे हैं. तो अब इस लैंग्वेज में क्या हुआ कि हम रजिस्टर का यूज़ कर सकते थे ये बताने के लिए कि डेटा कहाँ से पढ़ना है और कहाँ पे रखना है. ठीक है, कहाँ से लिखना है और कहाँ पे रखना है. तो इसके लिए हम जैसे उसके लिए हम लिख दिया CX. तो CX एक रजिस्टर का नाम हो गया, होगा कोई रजिस्टर का नाम. तो इस तरह से हमें रजिस्टर के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है. मान के चलो दूसरे सिस्टम पे वो रजिस्टर नहीं मिला तो फिर काम होगा क्या? नहीं हुआ. तो मतलब क्या बन गया? ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. जिस मशीन पर हम बना रहे हैं उसी के रजिस्टर का नाम लिखना पड़ेगा, दूसरे का नहीं लिखना पड़ेगा. तो बाद में इसके बाद जो ज़रूरत पड़ी, अब देखो एक चीज़ कंप्लीट हो गई. एक चीज़ दिमाग में यहाँ पे आ गया होगा आपको कि भाई यहाँ पे निमोनिक्स यूज़ हुआ. कंप्यूटर तो निमोनिक्स समझता नहीं है, तो यहीं से शुरुआत हुई किसकी? ट्रांसलेटर की. कंप्यूटर के साथ क्या यूज़ करना? ट्रांसलेटर लगाना. सो हेयर अब देखो भाई थोड़ा आसान तो हो गई, क्योंकि यूज़र को समझ में आने लगा. ये इंस्ट्रक्शन देख के कोई भी बता सकता है भाई इंस्ट्रक्शन में ऐड का काम हो रहा है. रिजल्ट क्या आएगा ये पता नहीं, बट ये पता है कि एडिशन तो होगा. समझ में आया? देख के समझ में आने लगा तो आसान हो गया. बट हेयर द ट्रांसलेटर प्रोग्राम was used to convert and execute the program, to convert the program into machine code. ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चलना तो मशीन कोड ही भाई. to convert program into machine code.
कॉल्ड एज, उस प्रोग्राम का नाम क्या था ये समझिएगा, प्रोग्राम का नाम था असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो भी प्रोग्राम यूज हो रहे थे उनका नाम क्या दिया गया, असेंबलर। तो असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू ट्रांसलेट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट देम इनसाइड द सिस्टम। बिना एग्जीक्यूट के हम नहीं कर सकते। आपको रोटी खानी है तो आप आटा नहीं खा सकते हैं कि मान लेंगे कि आटा ही है, नहीं भाई, आटे से ही रोटी बना है लेकिन रोटी अलग है, आटा अलग है। ये प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, रॉ फैक्ट को बदल दिया गया। तो वैसे ही है, सिस्टम तो वही समझेगा जो उसको चाहिए, तो उसको ट्रांसलेट किया किस में, मशीन कोड में, और मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया, असेंबलर। यहाँ तक प्रॉब्लम आ गई। अब चुनौती नई थी साइंटिस्ट के पास कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि ये जो डिपेंडेंसी ख़त्म हो, डिपेंडेंसी ख़त्म हो। अगर आपको सपोज़ करो कोई कला सिखा दूँ मैं कि भाई आपको चलो बंदर का चित्र बनाना सिखाता हूँ, और आपको सिर्फ बंदर का ही एक फेस में चित्र बनाया, तो आप बंदर बंदर का ही बनाते रहो, डिपेंडेंट हो, दूसरे का नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत हो गई। चलो आपको दूसरे का भी बना दिया, लेकिन मैंने आपको पेन थमा दिया कि ये देखो बेटा, ये रेड पेन है, ये ग्रीन पेन है, येलो पेन, इसी पेन से बनाना है। अब आपने इस पेन को लिया लेकिन दूसरी जगह आप गए तो ये पेन नहीं मिला, तो भी आप नहीं बना पाए अगर, तो ये क्या बन गया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। आपको मैंने सिखाया हाउ टू मेक टी, तो मैंने इंस्ट्रक्शन में ये तो दिया कैसे बनाना है। आजकल क्या प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड कहता है सिर्फ ये बताओ स्टेप्स कैसे करना। मैंने कहा टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टेक अ बॉयल एनी bowl and put the water inside the bowl, then boil for the 15 minutes, then add some sugar and tea and then serve it, लिख दिया मान लो। तो आपको अगर प्रोसीजर पता है तो आप कहीं भी जाकर यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, प्रोसीजर ओरिएंटेड हो गई प्रोग्राम। लेकिन अगर मैंने इसे में ये कह दिया होता टेक द रेड कलर ऑफ बाउल विच इज प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ किचन ऑन द अलमीरा नंबर 2, तो ये क्या बन गया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब आप फंस गए, आप तो उसी अलमारी में उसी किचन पे जाओगे जिस किचन पे बाउल रखा है तब तो आप काम कर पा रहे हैं, नहीं तो आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे हमने कहा देखो रजिस्टर का नाम बता दिया मैंने, अब रजिस्टर तो मेरे सिस्टम पे होगा ना, मेरे किचन पे ही तो उस लेफ्ट साइड में अलमीरा होगी, मेरे ही किचन पे तो रेड कलर का बाउल होगा, बाकी के पास थोड़ी ना होगा। तो प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आया, मैम को, हाँ ठीक है, कितने पे गया फ़ौरन वो ले लेना मैम से रिसीट, ठीक है। तो चलिए, तो अगला है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। भाई लाइव वाले बच्चों कुछ समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस में बेसिकली जो वर्क आया वो ये आया, इंग्लिश एंड मैथ ऑपरेटर या मैथ वर एडॉप्टेड। इंग्लिश भी ले ली, मैथ भी ले ली, बाइनरी को हटाया, मैथ ले ली, दैट में मैथ के ऑपरेटर ले लिए, मैथ के क्या ले लिए, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। मतलब अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन लिखना है तो c इक्वल टू a प्लस बी लिख दिया। अब ये भी देख के समझ में आ ही रहा है, भाई इक्वल टू पता भाई असाइन हो रहा है, c में असाइन हो रहा है किसकी वैल्यू, a एंड b की वैल्यू असाइन। तो सारा कुछ सिंबल मैथमेटिक्स और किस पर बेस्ड हो गया, इंग्लिश के वर्ड पर। वैल्यू देनी है तो समझ में आ गया, जैसे मैंने कहा इक्वल टू 20 दे दिया, देन b इक्वल टू समथिंग दे दिया, 30 दे दिया। तो असाइनमेंट मुझे देख के समझ में आ रहा है भाई कि कोई नंबर ए होगा, कोई नंबर बी होगा, सी में दोनों का ऐड कर रहे हैं। इस तरह का कोड अगर दिख जाए तो समझ लेना है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज में। कौन से लेवल में, हाई लेवल लैंग्वेज में। दे आर प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेप्स बतानी पड़ती हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब होता है स्पेसिफाई, स्पेसिफाई हाउ टू अचीव द टारगेट, अचीव द टारगेट और गोल। सिर्फ ये बताना है कि आपको गोल कैसे अचीव करना, पूरा प्रोसीजर आप लिख दीजिए। इफ़ यू आर एबल टू राइट द प्रोसीजर, इफ़ यू आर एबल टू राइट द प्रोसीजर। कौन बच्चा लेट ज्वाइन हो गई,
वी आर एबल टू राइट द प्रोसीजर, स्पेसिफाई द प्रोसीजर, हाउ टू डू। अगर आप ये बता पा रहे हैं हाउ टू डू, तो देन वी आर वर्किंग विद द विच विच लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो दे आर प्रोसीजर ओरिएंटेड, इसी को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई एल्गोरिथम लिखिए, आपने कभी रेखा गणित पढ़ी है? उसने कहा कि एक त्रिभुज बनाने का आप स्टेप्स लिखिए, तो आपने कहा कि भाई मैंने एक ये लिया, देन टेक अ स्केल, देन ड्रॉ द लाइन ऑफ इतने सेंटीमीटर, देन हमने इतने एंगल का डिग्री बनाया, ये कर दिया। उसमें ये नहीं लिखना है कि डॉम्स के इरेजर से मिटा दिया मैंने, ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं। ना ही वहाँ पे हम कंपनी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ प्रोसीजर की बात करते हैं। तो दे आर द प्रोसीजर ओरिएंटेड, एंड बिकॉज ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड दे बिकम पोर्टेबल। एक वर्ड यहाँ पर आएगा, कौन सा वर्ड आया? दे बिकम पोर्टेबल। अब इसका मतलब भी मैं समझा रहा हूँ आपको। पोर्टेबल क्या है और इंडिपेंडेंट क्या होता है, दोनों में अंतर है। दे बिकम पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्टेबल तो हो गया, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं था। पोर्टेबल, सो द लैंग्वेज बिकम पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि सिमिलर प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम को हम दूसरे सिमिलर प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। मतलब अगर विंडोज़ के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है तो वी कैन एग्जीक्यूट, कॉपी द कोड इनसाइड द पेन ड्राइव एंड एग्जीक्यूट टू अनदर विंडोज, जैसा भी आप लोग करते हैं। मैंने यहाँ बनाया, आपको मेल किया, आपने कंप्यूटर पे चला लिया। सो ऑल दिस थिंग आर पोर्टेबल। तो सिमिलर प्लेटफॉर्म पे वी कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है तो एंड्रॉयड पे चलेगा, लेकिन iOS पे नहीं चलेगा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, बट क्या हुआ? पोर्टेबल हुआ। पोर्टेबल, सिमिलर टाइप के हार्डवेयर पर या सिमिलर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चीज़ें चल जाएंगी। विंडोज़ का तो सभी विंडोज़ पे चलेगा, लिनक्स का तो सारे लिनक्स पे चलेगा। दिस इज कॉल्ड पोर्टेबल। दिस इज कॉल्ड पोर्टेबल। जैसे मेरे पास सेटअप है MS वर्ड का, तो आपको दे सकता हूँ। ये नहीं कहूँगा भाई कि मेरे सिस्टम का तुम्हारे पे नहीं चलेगा। हम क्या कहेंगे, भाई विंडोज़ का है, विंडोज़ पे चलेगा। बट अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि भाई मैं लिनक्स पे चला रहा हूँ, वही चीज़ एंड्रॉयड पे चल जाए और वही चीज़ कंप्यूटर पे चल जाए, सेम फाइल, तो बन जाएगी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे कि वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट आपने गूगल चलाया मोबाइल पे तो भी खुलेगी, आप लैपटॉप पे चलाओ तो भी खुलेगा, आपने डेस्कटॉप पे चलाया तो भी चलेगा। ठीक है, किसके कारण? पोर्टेबिलिटी के कारण। तो अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज के बाद जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आया, वो क्या बन गया? पोर्टेबल। प्लेटफॉर्म, सॉरी, पोर्टेबल तो यही बन गया, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन गया। तो जो गूगल वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम कौन सा डिवाइस में उसे यूज़ कर रहे हैं। सो दे बिकम पोर्टेबल, एंड क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज थी और यहाँ पर पूरी तरह से बाइनरी खत्म हो गया, देन हेयर वी अगेन नीड सम ट्रांसलेटर्स, एंड द ट्रांसलेटर आर नोन एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यहाँ के ट्रांसलेटर को हम क्या कहेंगे? कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबली का ट्रांसलेटर क्या कहलाएगा? असेंबलर। सो हियर two types of translator required. Two types of translators required. जिनका नाम हम क्या लिखने वाले हैं? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बस एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए, पेज बाय पेज, और ये लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन, दोनों का मतलब समझिए। अभी मैंने यहाँ पे डॉस खोला था, कमांड प्रॉम्प्ट खोला था, याद है ना ये वाला? यहाँ पर अगर मैंने कोई कमांड लिखी, कोई भी कमांड लिखी, और मैंने एंटर करके सोचा चलो दूसरी कमांड और लिखते हैं, तो एंटर करने के साथ ही कमांड रन हो गई। उसने मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैं कुछ दूसरी कमांड टाइप करूं। क्या उसने कहा मुझे दूसरी कमांड टाइप करने के लिए? नहीं। सो इट विल नॉट परमिट मी टू राइट अनदर कमांड एज सुन एज आई राइट सिंगल लाइन ऑफ कमांड। सिंगल लाइन ऑफ कमांड मैंने लिखा डेट और टाइम देखना है, तो मैंने लिखा डेट, एंड मैं चाहता हूँ डेट के बाद मैं टाइम लिखूँ और दोनों एक साथ देख लूँ। तो when we write the date and I press the enter, as soon as I press enter the command get executed and we will get the result. So मुझे एक बार में एक कमांड चलानी पड़ रही है, दूसरी कमांड तब चल रही है जब पहली कमांड क्या हो रही है? एग्जीक्यूट हो रही है। This type of working is known as interpreter.
या इट इज इंटरप्रिटेशन, दिस इज द टास्क ऑफ इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर मैंने क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन, एक बार में सिंगल लाइन को चलाएगा, देन वो जब एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी लाइन को देखा। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम प्रोग्राम 10 लाइन का नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मानकर चलो चौथी या पांचवी लाइन में कोई दिक्कत है तो शुरू की 4 लाइनें तो चलेंगी, लेकिन फिफ्थ लाइन पे के बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। दिस इज द प्रॉब्लम विथ इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर इज नॉट एबल टू रेक्टिफाई ऑल द एरर एट अ टाइम, और इट कैन नॉट कह सकते हैं कि भाई हाँ, इट कैन नॉट डिटरमाइन ऑल द एरर्स एट अ टाइम। एक बार में केवल एक लाइन की एरर उसे समझ में आती है, क्योंकि पढ़ता ही एक लाइन है। जब वो 2 लाइन देखेगा नहीं तो उसे ये नहीं पता कि दूसरी लाइन पे कोई एरर है भी कि नहीं। अब बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या लिखा हुआ है, पेज बाय पेज। क्या काम करेगा भाई, पहले सारा जो कोड आपने लिखा है पहले उस पूरे कोड को ट्रांसलेट करेगा, और अगर सारा ट्रांसलेट हो गया, कहीं कोई एरर नहीं है, तो ही उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर तीसरी या पांचवी या 100वीं लाइन में एरर है तो भी एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बिकॉज इट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन आफ्टर द translation of the page, and translation cannot be done until it has any single line of or single character of error। ठीक है, ये किसका प्रॉब्लम है, कंपाइलर। लेकिन ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि अगर एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया कंपाइलर ने, तो आप श्योर हो जाते हो कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो कंपाइलर कब तक शुरू नहीं करता है ट्रांसलेशन, जब तक सारी एरर रिमूव नहीं होती। इंटरप्रेटर कब तक नहीं करेगा, जब तक पहली लाइन से ट्रू नहीं मिलेगी। पहली लाइन सही मिल गया, द फर्स्ट लाइन इज करेक्ट, देन इट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, नो मैटर द नेक्स्ट लाइन इज फुल ऑफ एरर, कोई दिक्कत उसको नहीं है, क्योंकि क्या करेगा वो, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय नहीं, फर्स्ट लाइन के बाद रुक जाएगा वो, फिर वो थर्ड लाइन पर नहीं जाएगा। कंपाइलर पहली लाइन ही चलाएगा, वो तो पहले से ही रुका हुआ है ना। तो दो तरह के इंटरप्रेटर, दो तरह के कंपाइलर, सॉरी दो तरह के ट्रांसलेटर यहाँ काम करेंगे। कौन कौन से, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, हमें पढ़ना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इनकी थ्योरी थोड़ी समझना ज़रूरी है, इसलिए समझा रहा हूँ। अब देखो भाई, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अपने लाभ हानि तो हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कंपाइलर की खास बात होती है कि कंपाइलर जब एक बार ट्रांसलेट कर लेता है, ध्यान से सुन लो, जब एक बार ट्रांसलेट कर लेता है तो उसकी एक अलग फाइल बना लेता है। एक बार ट्रांसलेट किया उसने मुश्किल से, तो कंपाइलर जब भी ट्रांसलेट करेगा आपके प्रोग्राम को, तो एक नई फाइल बना लेगा। ये आपका प्रोग्राम फाइल है, इसमें आपने बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। इसको जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं तो टेक्निकली उसे हम कौन सी फाइल कहते हैं, सोर्स फाइल या सोर्स प्रोग्राम। सपोज कि इसका एक्सटेंशन डॉट सी का प्रोग्राम है। सी का प्रोग्राम आपने किसको दिया भाई, पहले किसको दिया, कंपाइलर को। और जैसे ही कंपाइलर ने चलाया तो कंपाइलर ने इसका एक ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बना लिया। कौन सा कोड बना लिया, मशीन कोड, एक नई फाइल ही बना ली, एक्सटेंशन डॉट ओबीजे मान लिया इसको मैंने, डॉट ऑब्जेक्ट ये डॉट ओबीजे माना। अब ये जो नई फाइल बनी है, ये जो नई फाइल बनी है, ये फाइल दी जाएगी किसको, कंप्यूटर को। ये फाइल किसको मिलेगी, कंप्यूटर को, और ये फाइल होगी एग्जीक्यूट। समझना बात को। अगर मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा रन किया तो ये दोबारा, ये फर्स्ट टाइम की बात हो गई, फर्स्ट टाइम की बात। जब इसको मैंने दूसरी बार रन किया तो दूसरी बार कंपाइल नहीं होगी, सीधे क्या होगा, इसके पास जाएगा और ये रन होगा। तीसरी बार किया, तीसरी बार भी सीधे कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है भाई। तो हर एक बार जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तब याद रखेंगे सीधे सीधे हमारा कौन सी फाइल रन हो रही है, मशीन कोड। तो हमारा एक टाइम बच रहा है, द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। टाइम ऑफ ट्रांसलेशन क्या हो गया, कम हो गया। बाई चांस, अब एक चीज़ और देखो, मज़े की बात क्या है कि अगर यहाँ पर बाई चांस गलती से ये पूरी फाइल हमसे डिलीट हो गई, उड़ गई, गलती है भाई, इंसान है, गलती करता, डिलीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रोग्राम स्टिल चलता रहेगा, क्योंकि मेरे पास कौन सी फाइल है, EXE फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसका मशीन कोड है। कंप्यूटर को तो मशीन कोड चाहिए, तो फिर इस फाइल की क्या ज़रूरत है, हमने इतनी मेहनत क्यों की, कोई बताएगा मुझे, इतनी मेहनत मैंने क्यों की। हाँ, प्रोग्राम बनाना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम, अगर ये चलो फाइल हट गई, ये प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसको हम कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। अब वही बात आ गई कि मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास MS वर्ड तो मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नया टैब जोड़ दूँ मैं, कि यार यहाँ पर
एक नया एक्स्ट्रा टैब जोड़ूँ तो मैं नहीं जोड़ सकता, क्योंकि मेरे पास केवल इसकी exe फाइल है। जिसने बनाया होगा उसके पास इसकी कौन सी फाइल होगी, सोर्स फाइल होगी माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो क्या करेगा वो, अपनी सोर्स फाइल में कुछ नया ऐड करेगा और फिर कंपाइल करके हमको दे देगा। उस वाले सोर्स फाइल में मुझे नया चीज़ मिल जाएगा। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जब भी मुझे प्रोग्राम में कोई चेंज करना है, जब भी मुझे आउटपुट में कोई चेंज करना है, देन वी हैव टू मेक चेंज इनसाइड विच फाइल, सोर्स फाइल। ठीक है, जब भी आउटपुट में कोई चेंज करना है, रिजल्ट में कोई चेंज करना है, प्रोसेस में कोई चेंज करना है, चेंज कहाँ से होता है, हमेशा सोर्स फाइल से होता है। अगर मुझे चेंज नहीं करना है, सोर्स फाइल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार ज़रूरत है। तो जब भी कोई चेंज होगा, जब भी कोई भी चेंज हुआ, तो चेंज होने के बाद ये वापस से रिकम्पाइल होगी। चेंज होने के बाद वापस से क्या होगी, रिकम्पाइल। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक रिकम्पाइल होने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम की काफ़ी बचत है। अब अगर यही सिनारियो इंटरप्रेटर में देखें, तो कोई चेंज करो या नहीं करो, वो हर बार क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और उस कोड को कहीं रखता ही नहीं है। तो जब कहीं नहीं रखेगा तो स्लो होगा, सिंपल सी बात है। 1000 का लाइन का कोड है तो 1000 बार उसे वापस करना पड़ेगा। मैंने अभी रन किया, फिर से मैं रन कर रहा हूँ तो फिर से ट्रांसलेट करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तरीका किसका हो जाएगा, इंटरप्रेटर का हो जाएगा। ये तरीका इंटरप्रेटर का हो जाएगा। और ये भी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है किसका तरीका भाई, ये कंपाइलर का तरीका है। तो इंटरप्रेटर हर बार, जितनी भी बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे, एट ईच एंड एवरी टाइम इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड स्टॉप एट द लास्ट लाइन, भले ही मैंने उसी प्रोग्राम को कितनी भी बार एग्जीक्यूट किया हो। ठीक है, ओके। अब आते हैं कौन सी लैंग्वेज पर, हाई फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज पर। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसी को हम 4GL भी कहते हैं शॉर्ट में। वी कैन सिंपली से 4GL। तो देखो, हमने कहाँ शुरू किया, मशीन से, हम कहाँ पहुँचे, असेंबली पर, फिर और आसान किया हमने, इंग्लिश और मैथ यूज़ किया, यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक आते आते प्रोग्राम आसान हो गया, समझना आसान हो गया, प्रोग्राम बनाना आसान हो गया, एरर आना हो गया, तो उसको सर्च करना भी आसान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि आजकल दुनिया इतनी फास्ट है कि लोगों को रातों रात डेवलपमेंट चाहिए। अगर हमने आज अपनी कंपनी खोली तो कल मुझे वेबसाइट कंप्लीट चाहिए। तो इतना फास्ट डेवलपमेंट कैसे हो, कि कोड तो लिखना पड़ेगा। फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर यूज्ड, 4th जनरेशन लैंग्वेज। 4th जनरेशन लैंग्वेज आपको क्या कहते हैं, कि इनबिल्ट टूल्स दे देती हैं। एक पूरा, अगर आपको लॉगिन फॉर्म बनाना है तो पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है, उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, बन गया लॉगिन फॉर्म। सिर्फ आपको क्या करना है, कस्टमाइज करना अपने हिसाब से। प्री डिफाइंड टूल्स, प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड सेट ऑफ लाइब्रेरी, प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस, सब कुछ प्री डिफाइंड। 80% कोड क्या मिलने वाला आपको, प्री डिफाइंड मिलेगा। सो यू सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इट एंड कस्टमाइज इट एंड एग्जीक्यूट इट। फ्रेमवर्क पर बेस्ड होती हैं। फ्रेमवर्क क्या कहता है भाई, कि अगर मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, अब मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मेरे पास 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो बनाना है, चलो ठीक है। दूसरा उसका मेंटेनेंस करना, भाई मैंने बनाया तो मेंटेनेंस भाई मैं ही करूँगा। मेंटेनेंस किया, चलो वो भी ठीक है। देन उसकी सिक्योरिटी रखना भी मेरा ही काम है। कोई हैक तो नहीं कर रहा है, ये कोई इसका काम है, ये भी मुझे देखना पड़ रहा है। तो प्रोग्रामर क्या क्या देखेगा, फिर डेटा लॉस हो गया उसका बैकअप कैसे लेना, ये भी हम ही को देखना पड़ रहा है। तो एक एप्लीकेशन में बहुत बैकएंड टास्क की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे एप्लीकेशन बनाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। अगर आपने शर्ट लेके आई तो क्या ख़त्म हो गया, आप उसे आयरन भी करते हैं, आप उसे हर हफ्ते धुलते भी हैं, मैनेज करते हैं, दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत। तो होता क्या है, ये सब आप करते हैं, सब कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप सिर्फ एक बार ले लो, सर्विस की गारंटी कोई दूसरा ले लेता है। आपने टेलीफोन लगवा लिया, अब आपने पास यहाँ पे अगर मैंने वाईफाई लगवाया, कोई दिक्कत आप एयरटेल को फ़ोन करिए, भाई गड़बड़, तो अपना मिस्त्री भेजेगा, करेगा। अब आप लेके स्क्रू तो नहीं खोलने बैठेंगे। ये फ्रेमवर्क का काम है, सपोर्ट का काम है, कि भाई आप एक बार सर्विस ले लो, बाकी सपोर्ट हम पे छोड़ो। यही काम 4GL कहता है। वो कहता है कि आपको सिक्योरिटी का कोई इशू आ रहा है, आपका डेटा लॉस हो रहा है, आपको होस्टिंग में दिक्कत आ रही है, तो ये सारा काम हम बना बनाया फ्रेमवर्क देंगे, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। यू ओनली फोकस ऑन द बिजनेस लॉजिक, व्हाट टू डू, बस। बाकी के तामझाम पर आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे आप घर पे कोई काम करो तो आप क्या करते, कैटरर को बुला लेते, सब छोड़ दे उसके ऊपर, अब आपकी समस्या खत्म, कौन संभाल रहा है,
कैटर्स सब कुछ वही देख रहा है। यही काम यहाँ पे कौन करेगा? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इसको हम कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज्ड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट tools, functions and controls। फ्रेमवर्क कह देता हूं मैं। तो फ्रेमवर्क का कलेक्शन होती हैं, काम को बहुत तेज करती हैं, एरर डिटेक्शन भी आसान है, एरर आने के चांस भी कम है, एरर आने के चांस भी कम है। और सबसे खास बात जो किसी में नहीं थी वो इनमें आ गई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ऊपर वाली सारी की सारी क्या थी? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। एक लैंग्वेज ऐसी आई जो कि पोर्टेबल थी लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं थी। अब इंडिपेंडेंट वर्ड लग गया, मतलब अगर मैंने लिनक्स पे या कोई कोड बनाया है या मैंने प्रोग्राम विंडोज़ पे बनाया तो लिनक्स पे चला सकता हूँ, लिनक्स पे बनाया तो ऐप iOS पे चला सकता हूँ, उसका कोड मैं एंड्रॉयड पे चला लूँ। अगर इस तरह का कोई काम होने लगे तो समझ लेना क्या हो गया, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। तो वेबसाइट्स हैं आजकल की, वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होती हैं क्योंकि वो रन ही कहाँ होती हैं? किसी और सर्वर पर रन होती हैं। आप उनको चला लो, चाहे तो विंडोज़ पे, चाहो तो चलाओ एंड्रॉयड पे, चाहो तो किसी पे भी चलाओ, बराबर काम करेंगे। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर आ गया? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। लेकिन ये हैवी होती है, हमने कहा ना, सेट ऑफ टूल्स, सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ फ्रेमवर्क, तो काफ़ी हैवी हो जाएंगे। तो इनको चलाने के लिए एक प्रॉपर हैवी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे किसी पे भी नहीं चल जाएंगे। तो एक हैवी सिस्टम चाहिए, या यूँ कहें कि दे रन ऑन वर्चुअल इन्वायरमेंट, दे रन ऑन वर्चुअल इन्वायरमेंट। और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट सिस्टम अवेलेबल कराता है, हैवी होती हैं। दे यूजेज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ एट सेम टाइम। ये देखो, वो तो केवल एक यूज़ कर रहा था हाई लेवल, लेकिन ये दोनों काम करेगा, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ एट सेम टाइम। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ एट सेम टाइम पर दोनों काम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, समझिए बात को। आज का कॉन्सेप्ट जितना भी है उतना समझ के रखना है ताकि चीज़ें आगे कहीं भी दिक्कत ना हो। कोई भी टर्मिनोलॉजी में आपको पढ़ाऊँ। आपके पास एक प्रोग्राम था और प्रोग्राम को हमने कर दिया कंपाइल। कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम का जो कोड बना, ये कोड बना फॉर विंडोज़ के लिए बन गया। किसके लिए बन गया? विंडोज़ के लिए। अब ये कोड चल रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर, यहाँ पर विंडोज़ है तो ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को मैंने कोशिश की चलाने की, विंडोज़ का सोर्स कोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके ऑब्जेक्ट कोड की या मशीन कोड की बात कर रहा हूँ कि जो इसका कोड बना होगा ये विंडोज़ के हिसाब से बना, इसको मैंने रन करने की कोशिश की किसी भी लिनक्स वाले पर, तो ये नहीं चला। पोर्टेबिलिटी वाला इशू है भाई, ये विंडोज़ के किसी पे भी चलेगा लेकिन लिनक्स पे नहीं चलेगा, मतलब ये पोर्टेबल तो है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ भाई यही प्रोग्राम मुझे यहाँ भी चलाना है, ये पोर्टेबल वाला काम हो गया। अगर इंडिपेंडेंट वाला बात करूँ, इंडिपेंडेंट तो यही प्रोग्राम है, इसको मैंने यहाँ पर इस कोड को चलाया और अगर ये कोड दोनों जगह चल गया, किस पर भी, विंडोज़ पे भी चल गया और किस पे चल गया, लिनक्स पे चल गया, तो ये क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। अब लेकिन बात ये आती है इंडिपेंडेंसी बनती कैसे है, क्योंकि अगर प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एक चीज़ याद रखना, अगर प्रोग्राम कंपाइल हो गया तो कोई ना कोई तो कोड में बदलेगा। अब वो कोड दो नहीं हो सकता कभी भी, या तो वो लिनक्स के फॉर्मेट में होगा या फिर वो विंडोज़ के। अगर एक ही मशीन पे सब कुछ चल जाता तो इतने सारे एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों आते? वही अगर मेरा एंड्रॉयड का ऐप चल जाता iOS पे, एप्पल पे, तो फिर क्यों, क्या ज़रूरत है दूसरे बनाने की? कोई ज़रूरत थी क्या? तो अब क्या होता भाई कि एक कहता कि भाई ये एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन आ गया, विंडोज़ के लिए आ गया, ये आपके iOS के लिए आ गया, किसी और के लिए आ गया।
तो कारण ये होगा क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाली प्रोसेस हो गई, समझना बात को, ये अगर प्रोसेस हो गई तो फिर ये कोड तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना ही है, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज 4GL लैंग्वेज जो होती हैं, यहाँ पे 4GL की अगर हम बात करें तो 4GL लैंग्वेजेस कंपाइल होने के बाद यहाँ पे कंपाइल होती हैं। कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाती, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कोड। मतलब किसी भी मशीन के हिसाब से चेंज ही नहीं होता, कंपाइल करने के बाद इंटरमीडिएट कोड बनता है। और इस इंटरमीडिएट कोड को जिस भी मशीन पे हम चलाते हैं उन मशीनों पर लगा होता है इंटरप्रेटर। उन मशीनों पर क्या लगा होता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या कहा था मैंने कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। तो इस वाले कोड को ये अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेगा और ये इस कोड को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेगा। तो दोनों का काम हो गया, ये तो एक ही काम करेगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कंप्यूटर एक काम करके देगा, वो कौन सा काम रहेगा? इंटरमीडिएट कोड बनाएगा और वो इंटरमीडिएट कोड बाद में इंटरप्रेट होगा या तो किसी भी लैंग्वेज, विंडोज़ के हिसाब से, लिनक्स के हिसाब से, तो दोनों काम साथ साथ होते हैं। और ये जो काम होता है, ये दो लैंग्वेज आपको बता दूं, एक तो जावा पे और एक .NET पर। किस किस पर? जावा पर और .NET पर सेम प्रोसेस होती, कोई अंतर नहीं है। और ये वाला जो प्रोसेस है ये होगा सी पर एंड C++, सी पर और C++। अगर ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, तीसरा तरीका भी मैंने बताया कि कोई कोड ही नहीं बन रहा है, सीधे इंटरप्रेट हो रहा है। मेरे पास कोड है, मेरे पास कोड है और मेरे पास क्या है? कंप्यूटर है। अगर कुछ नहीं हो रहा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पे क्या काम करेगा जल्दी बताओ? इंटरप्रेटर या कंपाइलर? इंटरप्रेटर काम कर रहा है। तो लाइन बाय लाइन अगर काम कर रहा है, कोई बीच में फाइल ही नहीं बन रही, तो हर बार वो काम करेगा। अगर फाइल बन गई तो एक बार करेगा, अगली बार तब तक नहीं करेगा जब तक कोई चेंज नहीं होगा कोड में, तब तक उसी फाइल को चलाएगा जो बना ली। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लगातार करने वाला, ये यूज होता है पाइथन में। ये कहाँ यूज होता है? पाइथन में। तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हो गई, C++ कंपाइल्ड लैंग्वेज हो गई, और .NET एंड जावा ये कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हो गई। इतनी जानकारी हर बच्चे को होनी ही चाहिए। क्लियर है? पाइथन किस कैटेगरी में आएगी? इंटरप्रेटेड। C++ कंपाइल्ड। और जो जावा .NET है किस पे आएंगे? इंटरप्रेटेड प्लस कंपाइल्ड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, और हमें इनमें से पढ़ना है कोई एक, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। और इसका यही का यही PDF जैसा मैंने लिखा है एज इट इज़, यही सब गोदा गादी सब आपको मिल जाएगी इस ग्रुप में। तो वहाँ से अपने लैंग्वेज में बढ़िया साफ़ सुथरा आप कॉपी पे लिख लिया करना। अल्टरनेट क्लास है, जैसे आज क्लास हुई है तो कल का टाइम रहेगा, तो आप जो बच्चे यहाँ आ सकते हैं वो अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी तो प्रैक्टिस चालू नहीं की है तो अभी आने की ज़रूरत नहीं है, जब लैंग्वेजेस चालू हो जाएंगी इसी का कर सकते हैं। और नहीं तो अल्टरनेट डेज में इसके घर पे बैठ के नोट्स ज़रूर कंप्लीट करना है खुद से। ठीक है, तो ये तो हमने आज केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया, अभी सी नहीं पढ़ाया है कहीं से कहीं तक, अभी सिर्फ एक हमने इंट्रोडक्शन लिया है लैंग्वेजेस क्या होंगे। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखते हैं। एक्चुअली हम लिखते क्या है? इंस्ट्रक्शन, बट इंस्ट्रक्शन को अगर किसी फाइल में रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्रोग्राम। और प्रोग्राम को हम टेक्निकली प्रोग्राम कभी नहीं कहते, हम कहते हैं उसे सोर्स कोड। याद रखेंगे इस वर्ड को, हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे। अगर कोई पूछता भाई एरर आ रही, तो ये नहीं कहना प्रोग्राम में एरर है। किस में एरर है? सोर्स कोड में एरर है। कोड में एरर होगी तभी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। प्रोग्राम जब कोई चीज़ एग्जीक्यूशन में आ जाएगी तब वो क्या बन जाएगा? प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम के बीच में भी एक प्रोसेस है, ये भी बता दूं। तो पहले हमारे पास क्या होता है? सोर्स कोड, जिसको टेक्निकली हम प्रोग्राम कह देते हैं। ठीक है, लेकिन है क्या बेसिकली? वो सोर्स कोड। सोर्स कोड जब एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट, एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, या उसी को हम कहेंगे थ्रेड। एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन बिकम प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम जब रन होने लगता है, प्रोग्राम चलने लगता है, तो क्या बन जाता है? वो प्रोसेस बन जाता है। ये MS वर्ड चल रहा अभी तो प्रोसेस है। कैलकुलेटर पड़ा है कंप्यूटर में लेकिन चल नहीं रहा, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम प्रोसेस बनेगा, जब कोई प्रोग्राम प्रोसेस बनेगा तो कंप्यूटर पर मेमोरी भी खाएगा। ठीक है,
तभी मेमोरी लेगा, मतलब रैम। मेमोरी का मतलब ये क्या लेना शुरू करेगा, रैम। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हार्ड डिस्क में जब तक कोई कोड है, रैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब जब उसे हम रन करते हैं, आपके मोबाइल पे कितने ऐप हैं ठीक है, लेकिन जब किसी ऐप को चलाते हैं रन टाइम पे, तब वो आता है इसी में रैम पे। तो ये यहाँ पर किस पे आ जाता है, रैम पर यूज हो जाता है। इसी में जब ये रेडी क्यू में आएगा तो इसी को हम कहते हैं रेडी क्यू में आ जाता है। रेडी क्यू का मतलब होता है अगर 3-4 प्रोग्राम रन हो रहे हैं तो कंप्यूटर इनको रिकॉर्ड करके रखता है कि कब कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तभी हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके जा पाते हैं। तो अगर हम पूरे स्टेप की बात करें, किसी भी प्रोसेस के स्टेप की बात करें, तो प्रोसेस के 4-5 स्टेप हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले होती इनिट स्टेज। इनिट मतलब इनिशियलाइज। देन होती कौन सी स्टेट, रेडी स्टेट। रेडी के बाद होती है रनिंग स्टेट। रनिंग के बाद दो ऑप्शन है भाई। रनिंग के बाद या तो प्रोग्राम हॉल्टेड हो सकता है, रुका हुआ हो सकता है, और हॉल्टेड के बाद और या तो यहाँ पर टर्मिनेट हो सकता है। हॉल्टेड का मतलब है या तो प्रोग्राम बीच में रुका हुआ होगा या फिर सीधे कंप्लीट होके टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ स्टेप की बात बता रहा हूँ, हालांकि ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग बट इट्स पार्ट ऑफ लॉजिक। तो समझना बात को, इसका मतलब क्या हुआ। अगर हमने प्रोग्राम चलाया और प्रोग्राम में हमें कहीं इनपुट की बात हो रही है, हमने एटीएम लगाया, एटीएम मशीन पे क्या लगाया, अपना एटीएम। अब मैंने रुका हूँ, अब वो क्या कह रहा है भाई कि अपना पिन डालो मैं भी बैठा हूँ, वो भी बैठा है। जब तक मैं आगे नहीं कहूँगा तब तक क्या वो पिन कोड के बिना काम करेगा। कौन से स्टेज पे पहुँच गए हम, हॉल्टेड। वेट फॉर इनपुट। अब दो ऑप्शन है, हॉल्टेड जब तक है तब तक वो रेडी स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक रेडी स्टेट में तब तक वो वापस रन हो सकता है, क्योंकि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने 1-2 मिनट यही काम कर दिया तो थोड़ी देर में कहेगा ट्रांजेक्शन कैंसिल्ड। तो हॉल्टेड के बाद क्या हो सकता है, टर्मिनेट। और हो सकता है आपने हॉल्टेड नहीं, फटाफट देते गए आप इंस्ट्रक्शन, काम होता गया, काम हो गया, तब भी तो टर्मिनेट होगा कि चलता रहेगा अनंत काल तक। नहीं, प्रोग्राम कभी ना कभी जाकर तो टर्मिनेट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि एरर आने से टर्मिनेट हुआ है या फिर फिनिश होने से टर्मिनेट हुआ है। तो टर्मिनेट दो तरह से हो सकता है भाई, या तो एरर, यहाँ पर अगर कुछ एरर आ गई, आपका काम नहीं हुआ तो भी टर्मिनेट होगा। और या फिर ये क्या हो गया, प्रॉपरली फिनिश हो गया विदाउट एरर, तो भी तो कंप्लीट होगा, तो भी तो कंप्लीट होगा। अगर कोई कोड, ध्यान से सुनना, अगर कोई कोड विदाउट एरर कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब उसका रिटर्न वैल्यू हमेशा 0 होती है कंप्यूटर को। और अगर एरर के साथ कंप्लीट हुआ है तो रिटर्न वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये इंटरनल पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि एरर आई थी, ये सही सही में ख़त्म हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी प्रोग्राम या तो 0 रिटर्न करता है या फिर 1 रिटर्न करता है। इसलिए सी का प्रोग्राम जब बनाएंगे हम तो वहाँ रिटर्न 0 लास्ट में दिखेगा आपको। उसका मतलब मैं आज समझा रहा हूँ ताकि कल तुम्हें डाउट ना आए। प्रोग्राम मैं सी का बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं रिटर्न 0 लिखूंगा, कहीं रिटर्न 1 लिखूंगा। तो रिटर्न 0 का मतलब क्या समझेंगे आप लोग, फिनिश सक्सेसफुली, फिनिश्ड सक्सेसफुली। तो किसी भी प्रोग्राम में आप किताब में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा इंट मेन, मेन के बाद लास्ट में रिटर्न 0। तो इसका मतलब है कि अगर इस लाइन तक प्रोग्राम आ रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करो, दैट मीन्स ये इंस्ट्रक्शन भेजो कि प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको रेडी क्यू से हटा दो, अब अननेसेसरी रखने से क्या मतलब। और अगर जब तक 0 रिटर्न नहीं हो रहा तो इसका मतलब रेडी क्यू में अगर 1 रिटर्न हुआ या -1 रिटर्न हुआ तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ गई, समस्या आ गई। तो इससे क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैप करके रखेगा, लॉग बना के रखता है। इससे पता चलता है कितने सिस्टम कब कब करप्ट हुए हैं, ताकि उसको मेंटेन करने में आसानी हो। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। इसके बाद की कहानी कल शुरू करेंगे, कल नहीं रहेगी क्लास, परसों रहेगी। ठीक है।